ये जो दो मासेस हैंग हुए हैं, हम दोनों मासेस का अगर मैं टोटल मास कर लूँ तो इट इज़ 0.3 kg, और अगर इसका वेट मेजर कर लूँ तो इट विल बी 3 न्यूटन। तो शुरू में 3 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और इस 3 न्यूटन फोर्स की वजह से स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन आ रही है वो टेंशन भी 3 न्यूटन के बराबर आ रही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब इस पूरे अरेंजमेंट को हमने शुरू में छोड़ा है तो ये इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम का मतलब डाउनवर्ड फोर्स इट इज द टोटल वेट, और अपवर्ड फोर्स टेंशन, टेंशन 3 न्यूटन की ऊपर की तरफ है। लेकिन जिस वक्त आपने इस नीचे वाले मास को यहाँ से बर्न करके गिरा दिया, तो एकदम से जो डाउनवर्ड फोर्स है ना वो 2 न्यूटन की रह गई, क्योंकि ये मास तो डिटैच हो गया। तो जो डाउनवर्ड फोर्स है वो 2 न्यूटन रह गई। तो 3 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही थी अपवर्ड, और जिस टाइम के ऊपर आपने इस नीचे वाले मास को रिलीज किया तो 2 न्यूटन की फोर्स हट गई, जो सॉरी 1 न्यूटन की हट गई, 2 न्यूटन की अभी भी नीचे लग रही है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो रिजल्टेंट फोर्स बन गई 1 न्यूटन। अब इस रिजल्टेंट फोर्स 1 न्यूटन में अगर आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन होगा 1/मास, और अब जो मास यूज किया जाएगा वो सिर्फ ये वाला किया जाएगा, क्योंकि ये वाला मास तो गिर चुका है। तो इस वाले मास को जब आप यूज करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में सबसे पहले लिखा है एल, और बता रहा है एल इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ब्रैकेट में आ जाए, 3 नंबर है छोड़ दें। ए ए है इंटरनल रेडियस, रेडियस भी लेंथ होती है इसलिए मीटर स्क्वायर। पी पी मालूम करना है, इज इक्वल टू राइट हैंड पर आ जाए क्यू, क्यू मालूम करना है। टी टी क्या है, तो टी बता रहे हैं टाइम है, टाइम का मतलब सेकेंड स्क्वायर। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा ये बड़ा बन गया मीटर क्यूब, और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही। अब मैंने ना P और Q को डिसाइड करना है। इस P और Q को डिसाइड करने के लिए अगर मैं P की जगह मीटर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक, और Q की जगह मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो आप देखिएगा दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। लेफ्ट साइड पे तो मीटर आ जाएगा, राइट साइड के ऊपर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन फेल हो गया, ठीक। अच्छा अगर मैं ए ऑप्शन के बजाय बी ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके देखूं, तो जब आप बी ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बी ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, इसलिए मैंने ए तो फेल हो गया था, लेकिन बी वाले ऑप्शन को जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो बी वाला ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके दोनों साइड्स बराबर आ गए, इसलिए इसका आंसर है बी। सेम वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन नंबर 33 में स्ट्रेन गेज में एक वायर दिखाया गया है। इस वायर की जो रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है रॉ एल ओवर ए। लेकिन जब हम किसी लोड को हैंग करते हैं तो लोड हैंग करने की वजह से इस वायर की, इस वायर को चलो मैं इस फॉर्म में बना दूं, स्ट्रेट वायर मैंने बना दिया। इस वायर के अंदर स्ट्रेच हो जाता है, वायर खिंचता है, और जब वायर खिंचेगा ना तो वायर की लेंथ अगर बड़ी होगी, तो वायर की लेंथ बड़ी होने से कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको पता है कि वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया। अगर फॉर एग्जांपल लेंथ डबल हो जाए तो एरिया हाफ हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब मैं लोड हैंग करता हूं तो वायर की लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, और इन दोनों की कंडीशन में इस वायर की रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि बताइए वायर की रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो सर वायर की जो रेजिस्टेंस होगी इंक्रीज हो जाएगी। वजह, क्योंकि सर इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, और लेंथ इंक्रीज होने से, स्ट्रेच करने से, खींचने से जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। लेंथ इंक्रीज होना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाना, ये दोनों चीजें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करा देगी, और ये इस वाली इक्वेशन के जरिए आप इसको जस्टिफाई करा सकते हैं। इस क्वेश्चन में दो लैम्प सीरीज में लगे हुए, और सीरीज में हमें पता है कि दोनों पे करंट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन ईच लैम्प के बारे में हमें उन्होंने पावर और वोल्टेज गिवन दिया हुआ है। तो बताइए अगर बेटा पावर पता हो और वोल्टेज पता हो तो ऑब्वियसली हम इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो रेजिस्टेंस हो जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय पावर। तो सबसे पहले अगर मैं लैंप पी के लिए काम करूं, तो लैंप पी का जो वोल्टेज है वो लैंप पी के लिए रेटेड वोल्टेज है 250 और इसकी पावर है 50 वॉट्स। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है 1250 ओम। अच्छा, उसके बाद अगर मैं लैंप क्यू के लिए भी यही वाली वर्किंग करूं तो इसकी रेजिस्टेंस आती है 312.5 ओम। तो इसकी रेजिस्टेंस कम है और इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा बेटा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो उसका वोल्टेज शेयर भी ज्यादा होता है, तो ये वोल्टेज शेयर ज्यादा उठाएगा और ये वोल्टेज शेयर कम उठाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दो लैंप सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर वोल्टेज पी के ऊपर वोल्टेज ज्यादा आएगा, क्यू के ऊपर वोल्टेज कम आएगा। ठीक, और वोल्टेज रेशो में आता है, रेजिस्टेंस के रेस्पेक्टिवली आता है। तो आप गौर कीजिएगा कि रेजिस्टेंस पी, सॉरी लैम्प पी की जो रेजिस्टेंस है वो लैम्प क्यू की रेजिस्टेंस का 4 टाइम है। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ पी ज्यादा है, और साथ जब रेजिस्टेंस ऑफ पी ज्यादा होगी ना, तो जो पावर लाइट की इमिट होगी वो लैम्प पी की पावर 4 टाइम्स एज मच ऑफ लैम्प क्यू आएगी। रेजिस्टेंस 4 टाइम है, जब रेजिस्टेंस 4 टाइम है, वोल्टेज 4 टाइम है, तो लाइट इमिशन भी 4 टाइम ग्रेटर होगा। करंट तो दोनों का सेम है। तो मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस और वोल्टेज की। रेजिस्टेंस पी की 4 टाइम रेजिस्टेंस ऑफ क्यू है, वोल्टेज भी 4 टाइम होगा, लिहाजा लाइट इमिशन भी लैम्प पी का 4 टाइम्स एज मच पावर ऑफ लैम्प क्यू होगा। तो लैम्प ही ज्यादा तेज लाइट देगा।